चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग आपको एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट होता है बच्चों, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, सीए के एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, सीडब्ल्यूए में भी इम्पोर्टेंट है, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए, इन सभी एग्ज़ाम में ये जो है एक बुक होती है टैक्सेशन। जो टैक्सेशन नाम की बुक है, जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे आपको शुरू करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर ललित यादव है। मुझे 30 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है अकाउंट और कॉमर्स पढ़ाने का, और टैक्स ऑल्सो। तो लीजिए, इसमें आज हम टैक्सेशन में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके आप रूल्स लिखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है? जैसे भारत सरकार का जो इनकम टैक्स विभाग है, वो जो लोग मकान मालिक लोग अपने मकान को किराए पर उठाते हैं, किराए पर उठाने से उनको जो इनकम होती है, उस इनकम पे भारत सरकार को उनको टैक्स देना होता है। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो उस रूल्स रेगुलेशन को मैं नोट करा रहा हूँ, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप लोग शुरू करते हैं बच्चों। रूल्स, चलिए बच्चों, रूल्स सीखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना पड़ेगा। देखिए, इनकम टैक्स लेने के लिए भारत सरकार ने 5 हेड बनाए हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल, राम, श्याम, मोहन, दिनेश, विवेक, XYZ, जो भी पर्सन है, जेंट्स, गर्ल्स, लेडीज़, कोई भी है जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो उनको टैक्स देने के लिए 5 हेड बनाए हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि कोई भारत में रहकर और जॉब करके कोई पैसा कमाता है तो उसे सैलरी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। नंबर 4, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उनमें से एक हेड है जिसको हम सीखने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, किसी भी हेड की इनकम को अगर कैलकुलेशन करना है तो उसका फॉर्मेट यही है बेटे। आपको जब भी क्वेश्चन शुरू करना होता है तो लिखते हैं हेडिंग ऊपर, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर XYZ, राम, श्याम, मोहन, जो भी इंडिविजुअल है, जो उसका नाम है व्यक्ति का, वो लिख लेते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका एक कॉलम तो बनता है पर्टिकुलर और एक अमाउंट का। सबसे पहले भारत सरकार ये देखती है कि मकान को किराए पर उठाकर कमाई क्या करी है पूरे साल में, तो उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। मोटा मोटा आपने किराया, मकान मालिक ने अपने किराएदार से क्या कमाई कर ली है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी सकल वार्षिक मूल्य, हिंदी में भी लिख दिया है, उसको अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। यानी आपने मकान किराए पर उठाया और क्या कमाई हो गई, कितना आपको किराया मिल गया। लेस म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका कर। लेकिन ये एक ही केस में घटेगा। नगर पालिका, मान लो मकान आपने किराए पर उठा के तो इनकम कर ली नहीं, लेकिन उस मकान पर कुछ खर्चे भी करते होंगे, जैसे नगर पालिका का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, हेल्थ टैक्स और मेडिकल टैक्स, उसमें सब इंक्लूड होते हैं। तो नगर पालिका को जब आप टैक्स देंगे बेटे, तो उसको म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। लेकिन वो अगर मालिक ने साक्षात भरा है तो ही घटेगा। अगर किराएदार ने भरा है, किराएदार से उसने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मकान का म्युनिसिपल टैक्स आपको भरना पड़ेगा, और या मान लीजिए उसने इस साल दिया ही नहीं है, मकान मालिक ने ड्यू कर रखा है, आउट स्टैंडिंग है, तो भी नहीं घटेगा। या मालिक ने कुछ पोर्शन दिया, एक ही केस में घटेगा बच्चों कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर माने मकान का मालिक, पेड बाय ओनर ओनली इन प्रीवियस ईयर। जितना भी हिस्सा उसने प्रीवियस ईयर में पेड कर दिया है, केवल उतना हिस्सा घटेगा बेटे। दोनों केस में, अगर किराएदार ने अगर नगर पालिका का कर चुका है तो भी नहीं घटेगा, अगर आउट स्टैंडिंग है, अभी दिया नहीं है, मकान मालिक ने इस साल भरा ही नहीं है, तब भी नहीं घटेगा। और हाँ, हो सकता है कि मान लो जितना भी नगर पालिका कर बनता हो 50-50 भरते हो, आधा आधा भरते हो, तो जितना हिस्सा मालिक भरेगा वो वाला तो घटेगा, जितना हिस्सा किराएदार ने भरा होगा वो नहीं घटेगा, क्योंकि मालिक की इनकम जो हो रही है उसमें से खर्चे हम घटा रहे होते हैं। ठीक है। और फिर जैसे ही आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से
म्यूनसिपल टैक्स घटा दें तो आपकी एनुअल वैल्यू आ जाती है। एनुअल वैल्यू का मतलब है वार्षिक मूल्य। आपने सचमुच में पूरी साल में कितनी कमाई करी खर्च काट कर, जो खर्चे काटने के बाद जो कमाई बची उसको हम लोग वार्षिक मूल्य कहते हैं। लेस डिडक्शन, इसमें कुछ कटौतियाँ होती है। भाई मकान पे आपने इनकम तो कर ली नहीं, अब जिसने मकान किराए पर उठाया वो कहता है मेरे खर्चे भी तो होते हैं मकान पे, मकान की लिपाई पुताई रंगाई रंग रोगन, ये बहुत सारे रिपेयर और भी बहुत सारे खर्चे बता देता है वो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हारे बताने से हम कुछ नहीं देंगे, आप खर्चा, क्योंकि वो अनाप शनाप खर्चा बताए, जितनी कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा खर्चा बता देते लोग बाग। तो गवर्नमेंट ने उसको टाइट करके एक रूल्स बना दिया कि चाहे अपने मकान से संबंधित पूरे साल के दौरान कुछ खर्चे किए हों, कम किए हों ज़्यादा किए हों, हमें इस बात से मतलब नहीं, या बिल्कुल भी ना किए हों, हम तो आपको लमसम मोटा मोटा जो आपकी एनुअल वैल्यू आएगी ना बेटे, जो कमाई होगी उस एनुअल वैल्यू का 30% मकान से संबंधित खर्चों के लिए छोड़ देंगे। उसको बेटा यहाँ पर नाम दिया गया है लेस डिडक्शंस, कटौतियाँ। 2 कटौती होती हैं बच्चों, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24A और B, इन 2 धाराओं के 24 सेक्शन और सब सेक्शन ए और बी के अंतर्गत डिडक्शन दी जाती है। तो ए में क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरकार द्वारा मानी हुई डिडक्शन, तय करी हुई डिडक्शन, सोची हुई डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू यहाँ पर आती है उसका हम 30% निकाल देते हैं और उसकी डिडक्शन देंगे। फिर दूसरी बात ये बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन का मतलब क्या है, जैसे मकान मान लो आप आज किराए पर उठा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो भारत सरकार उस पर टैक्स मांग रही है। तो वो कहता है कि सरकार जिस मकान पे आप मेरी इनकम समझ रहे हैं उस मकान को तो मैंने लोन लेकर बनवाया है, मेरे ऊपर कर्जा है, उस कर्ज की ब्याज में देता हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप घटा लीजिए, उस लोन की ब्याज भी घटा लीजिए। लेकिन अब एक समस्या आती है कि अभी करंट ईयर के दौरान, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर के दौरान जितना आपने लोन पेड किया वो तो आप घटा ही लीजिए। लेकिन वो कहता है मैं तो पिछले 4-5 साल से भी देता चला आ रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन, जब से मकान भाई बनवाया होगा मैंने, मान लो एक प्लॉट लिया और उसको 3-4 साल बनने में लग गए, तो लोन तो मैंने 3-4 साल पहले लिया था, उसकी ब्याज 3-4 साल से दे रहा हूँ, उस वाली की डिडक्शंस कौन देगा? तो गवर्नमेंट कहती है उसकी डिडक्शंस भी देंगे। लेकिन एक समझौता ये है, एक रूल्स है कि आप करंट ईयर, जो अभी प्रीवियस ईयर जिसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर जो निकल के गई है उसकी तो डिडक्शंस ले लीजिए आप पूरी, जितनी भी बड़ी अमाउंट आ रही हो। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था, मकान बनने की अवधि थी, जब मकान बन रहा था, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड की कंप्लीटली नहीं दी थी डिडक्शन, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना ली थी, 1/5 इस साल, 1/5 अगली साल, ऐसे ऐसे जब भी आपने देना शुरू किया हो। कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने का एक अपने अपना रूल्स है बच्चों। ये तो एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, और इसके बाद में हर एक टॉपिक का एक अलग से रूल्स लिखाऊंगा पूरे बाकायदे, तब आपकी बात समझ में आएंगे। तो बेटे इसके प्रॉपर रूल्स हैं, हर पॉइंट के रूल्स लिखाने वाला हूँ अलग अलग। तो इंटरेस्ट लोन के भी अपने आप में बड़े सारे रूल्स हैं, तो एक फॉर्मेट है इसलिए मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों डायरेक्शन इकट्ठी करके और घटा देते हैं, तो ऊपर वाले एनुअल वैल्यू से दोनों डायरेक्शन घटा दी जाएँ तो आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आंसर आ जाता है। यदि मकान में मान लो कोई एडजस्टमेंट हो तो उसको हमको एनुअल वैल्यू के बाद यहाँ करने चाहिए। सर एडजस्टमेंट क्या होते हैं? जैसे मान लो पूरी साल मकान किराए पर उठाई नहीं, 2 महीने खाली पड़ा रहा, वैकेंट हो गया, तो 10 महीने की कमाई हो गई, तो यहाँ पर आप 2 महीने का एनुअल वैल्यू के बाद 2 महीने का किराया नहीं मिला घटा सकते हैं। यह एक होता है अनरियलाइज रेंट, ना वसूल हुआ किराया, कि आपने मकान तो किराए पर उठाया और किराएदार ने पैसे ही नहीं दिए, और नहीं दिए तो हमने उस पर मुकदमा शुरू कर दिया। एक नियम 4 की शर्तें होती हैं कि भाई अगर उसने किराया नहीं दिया तो आपने उसके ऊपर कोई मुकदमा ठोका, FIR कराई, कुछ कानूनी प्रोसेस करी, तब तो डिडक्शन मिल सकती है यहाँ पर एनुअल वैल्यू को, और नहीं की कोई कार्रवाई तब नहीं मिलेगी। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि किराएदार ने हमको पैसे नहीं दिए किराए के, तो फिर इसका मतलब सरकार टैक्स ना ले। सरकार सबसे टैक्स लेती, सरकार कहती है हम आपकी बात ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ, यदि आपने कुछ कानूनी प्रोसेस करी, कुछ कागज़ दिखा सकते हैं, आपने उसकी FIR कराई, मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, या कोर्ट जो डिसीजन दे, तब की बात, तभी आपको उसकी डायरेक्शंस यहाँ पर मिल सकती है। तो बच्चों ये अपने आप में एक फॉर्मेट है, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, इसके अंदर उसकी अमाउंट पता लग पाएगी कि उसको हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्स देना है। तो लीजिए बेटे, अभी तो फॉर्मेट बता दिए, इससे आगे के रूल्स लिखता हूँ मैं 1 बाय 1। बच्चों मैं डॉक्टर ललित यादव हूँ और मेरा आप चैनल जो इसी नाम से सेम चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें,
कमेंट करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जिससे और अपने दोस्तों को भेजें। मैं आईएएस से संबंधित इस टॉपिक को, सभी कोर्स को यूट्यूब पर डालने वाला हूं। आप मेरी क्लास को देखते जाइए 1 बाय 1, और मैं सब कुछ आपको यहाँ अच्छे से समझाने वाला हूँ। बड़ा इजी है चैप्टर ये, टैक्सेशन वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक बढ़िया सा कोई राइटर, बहुत सारे राइटर चलते हैं बच्चों, एक बढ़िया सा, अब आईएएस के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बड़ी सोच है, सीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीडब्ल्यू के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो राइटर भी बढ़िया लें। वैसे तो सभी अपने आप में अच्छे हैं। एक आप बुक पकड़ लीजिए, सिंघानिया की आती है, विनोद कुमार सिंघानिया जी की बुक आती है, तो टैक्सेशन के लिए अगर वो ले लेंगे, इनकम टैक्स फॉर विनोद कुमार सिंघानिया, तो उनके द्वारा जो लिखी गई वो किताब थोड़ी अच्छी है। उसका पेपर का लेवल एग्ज़ाम की दृष्टि से, अब आईएएस कर रहे हैं तो आपको अच्छी ही किताब से पढ़ना चाहिए। तो ये बुक पकड़ लेंगे और उसको लेकर हम टारगेट बना के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। पर वही वाली कहानी है, यूट्यूबर तो आपसे एक ही बात कहते हैं, यूट्यूबर नहीं हूँ मैं आपके लिए टीचर हूँ। यूट्यूब पे अगर सारी व्यवस्था उपलब्ध हो रही है वो ठीक है, तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे को, ठीक है। तो मैं आगे से लिखूँ, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आपसे आगे की बातें हम करते हैं। बच्चों देखा जाए तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखते हैं। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना ही सबसे कठिन समझते हैं बच्चे, उसको अच्छे से समझिए। होता क्या है कि जैसे ही आप लोग लिखोगे क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो आप किराएदार और मकान मालिक दोनों आपस में मिल जाया करते थे। जैसे किराएदार 10,000 रुपये महीने पेड करता है मकान मालिक को, तो 10,000 रुपये महीने से 12 महीने के 1,20,000 की कमाई हो गई। लेकिन क्योंकि 1,20,000 पर टैक्स भरना पड़ेगा, तो मकान मालिक किराएदार से कहता है, भाई किराएदार एक काम कर ले कि मैं तुझसे किराया तो 10,000 रुपये लूँगा, लेकिन तुझे 1 जीरो कम करके रसीद जो पेड करे करूँगा वो 1,000 रुपये महीने की करूँगा, जिससे 1,000 रुपये महीने की कमाई दिखा के 12 महीने का 12,000 रुपये टैक्स मुझे भरना पड़े। तो किराएदार कहता भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा इसमें? फ़ायदा ये होगा कि देख तू अभी कई मंजिल ऊपर रहता है, तो जीने जो है स्टेयरकेस है उसमें अंधेरा रहता है, मैं बल्ब लगा दूंगा, लाइट की व्यवस्था, ये लिफ्ट हमारी ख़राब पड़ी है उसे ठीक करा दूंगा, गार्डन है मकान से संबंधित फ्लैट के साथ में लगा हुआ, उस गार्डन को अच्छे से ठीक करा देंगे, एक गार्डनर लगा देंगे, वॉचमैन की व्यवस्था कर देंगे, तेरी गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था कर देंगे, पानी ऊपर नहीं जाता तो पंप की व्यवस्था कर देंगे। तो जो मतलब खूब सारी सुविधा देकर उसको लालच देता है कि मेरी कैसे भी बात माने। वो किराएदार कहता है जी मैं आपकी बात नहीं मानूं, बोलो कोई बात नहीं मत मानो, तो फिर कोई सुविधा नहीं देगा। अभी मान लो 7 मंजिल ऊपर रहता है और किसी दिन सबमर्सिबल वैसे ही ख़राब पड़ी है, तो किराएदार की वाइफ नीचे 7 मंजिल बार बार उतरेगी और जीने में लाइट नहीं है, तो उसे दिक्कत होती है बार बार। एक दिन जो किराएदार है वो उसने इतवार की छुट्टी पड़ गई, ऑफिस नहीं गया, उसने देखा कि उसकी वाइफ कितनी परेशान होती है, कितना पानी बार बार जीने में लेकर ऊपर नीचे चढ़ती है, उसको खुद साक्षात वाइफ के संग हाथ बटाना पड़ा, तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो वो मजबूर हो गया कि कैसे भी करके मैं मकान मालिक की बातें मान लूँ जिससे मुझे ये सुविधा मिल जाए। तो मकान मालिक किराएदार को सेट कर लेता है कि मैं तुझसे किराया तो ज़्यादा प्राप्त करूँगा, रसीद दूंगा तुझे कम, जिससे कि भारत सरकार को जब प्रूफ देना पड़े तो हम दिखा सकें कि हाँ जी हमने तो किराए पे इतनी कमाई करी है। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है यार इतना बड़ा मकान, कोठीनुमा मकान मात्र 1,000 रुपये महीने पे कैसे दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कही एक काम करो भाई, तुम 1,000 रुपये महीने पे तो इसको किराए पर उठाते हो, चलो हमें 3,000 रुपये महीने में हमें दे दो। उसने पूछा सरकार आप क्या करोगे? हम इसमें इनकम टैक्स का ऑफिस खोल देंगे। तो वो 3,000 में देने को तैयार नहीं। तो गवर्नमेंट समझ गई कि कहाँ 1,000 रुपये पे तेरा किराया मकान उठ रहा है और हम 3 में ले रहे तब भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई लोचा कर रखा है आपने। तो वो एक अगर मकान मालिक करे तो चल जाए, मकान मालिक सभी लोग ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो भारत सरकार ने स्ट्रिक्टली नियम बना दिया कि देखिए आपसे एक एक करके क्या मूड मारे, आपसे जिससे कहोगे वही मकान मालिक ऐसा करेगा। तो वो कहती है सरकार कि आप जितना भी किराया बताएंगे, जो हमें रसीद दिखाएंगे कि किराया इतना प्राप्त किया, उस एक्चुअल रेंट को हम एक जगह लिख लेंगे, आपकी बात को हम काट नहीं रहे, चलो जो तुम कह दो। तुम तो भाई मकान मालिक को फ्री में भी उठा दो, धर्मशाला बना दो अपने मकान को और खूब फ्री में उठाओ, मतलब एक्चुअल रेंट 0 दिखा दो। तो 3 किराए कंपेयर करती है गवर्नमेंट। तो उसी लोकल स्तर पर जहाँ पर मकान सिचुएटेड है तो वहाँ पर क्या करती है, एक नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है कहीं कहीं बड़ी सिटी के हिसाब से।
तो भारत सरकार अपनी नगर निगम एक छोटी गवर्नमेंट होती है बच्चों एक तरह से। जैसे दिल्ली में संसद भवन है, संसद भवन पूरे देश को कंट्रोल करता है। ऐसे ही बच्चों हर ज़िले में एक नगर पालिका होती है, उसको चप्पे चप्पे की पूरे ज़िले की पता होती है कि किस जगह का क्या लोकेशन है, क्या सर्किल रेट है, क्या वहाँ से हाउस टैक्स आएगा, क्या वाटर टैक्स आएगा, इस लोकेशन पर अगर मकान है तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, कितने रुपये किराए पर उठा सकते हैं। तो भारत सरकार का सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रा लोकल स्तर पर पूछती है कि भाई आप देख के बताना कि ये मकान जो किराए पर उठाया जाए तो इससे क्या कमाई हो सकती है। तो वो जो नगर पालिका उस मकान का किराया तय कर देगी उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। दूसरा किराया हो गया। अब एक तीसरा किराया और होता है बच्चों फेयर रेंट, एक्चुअल उचित किराया। वो कौन तय करता है कि इनकम टैक्स विभाग का हर जिले में एक लगभग एक ऑफिस होता है बच्चों, इनकम टैक्स ऑफिस हर जिले में। तो हालांकि उसको मकान की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है क्योंकि वो अपनी इनकम टैक्स से संबंधित काम कर रहे हैं, पर सलाह मिलाने में क्या है, उनके अधिकारियों से भी कहते हैं कि भाई इस मकान का सर्वे करो और देख कर बताओ जरा कि अगर मकान किराए पर उठाया जाए तो इससे क्या इनकम हो सकती है। तो वो देख के बताता है, एक वैल्यूएशन वो भी बताता है। तो गवर्नमेंट के पास 3 वैल्यूएशन आ जाती हैं, एक तो एक्चुअल रेंट, एक आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन और एक आपका फेयर रेंट। तो गवर्नमेंट कहती है इन तीनों किराए में जो बड़ा किराया होगा उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे और उस पर ही टैक्स लेंगे। ये बात है, इसको समझिए ध्यान से। हालांकि इसमें 2 रूल्स हैं बच्चों, वो दोनों रूल्स पे चर्चा होगी, पर एक एक करके समझते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं GAV, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों सकल वार्षिक मूल्य। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बच्चों, ए व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। होता क्या है कि ये पूरे देश में यही वाला लागू होता है कि जहाँ रेंट को कंट्रोल नहीं कर रखा है, अनाप शनाप मकान मालिक कितना भी अपने किराएदार से किराया ले, किराएदार कितना भी किराया दे, कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती इसके द्वारा। लेकिन कुछ सिटी ऐसी होती है, उनके महानगर होते हैं, जैसे अब सेंट्रल हो गया आपका, दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में पूरे अच्छे सारे पूरे देश के लोग जॉब करने जाते हैं, सरकारी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं सब। तो सबके तो घर में होंगे नहीं इतनी जल्दी, तो सबको जॉब करने दिल्ली में जाना है, बच्चे पढ़ने जाते हैं सारे दिल्ली में जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े हैदराबाद हो गया, आपका चेन्नई हो गया, लखनऊ हो गया, हरियाणा में चंडीगढ़ हो गया। तो जो बड़ी सिटी होती है तो वहाँ दुनिया भर का आदमी जॉब करने जाता है, पढ़ाई करने जाता है। तो वहाँ के मकान मालिक इस बात का फ़ायदा उठाकर अनाप शनाप किराया लेते हैं। तो उस जगह को भारत सरकार कंट्रोल कर देती है रेंट को कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। अगर मकान का स्पेस इतने बाई इतने का है, आप चाहे उसको संगे मरमर की पत्थर लगवा कर बनवा दो, तो स्पेस के हिसाब से कुछ तय कर देती है गवर्नमेंट कि इससे ज़्यादा कोई भी किराया नहीं लेगा। लेकिन ये कुछ ही सिटियों में होता है, हर सिटी में नहीं। पूरे देश में ये फ्री है, यानी जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। अपने मन से तो हम हमेशा क्वेश्चन में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है ऐसा मान के चलेंगे, पर हाँ अगर किसी क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल, तभी मानेंगे। और एक या फिर हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि चौथा किराया दे रखा होता है बच्चों सरकार के द्वारा माना हुआ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, एप्लीकेबल है। वो बी पार्ट में बताएंगे। तो अभी सिंपल तौर से समझे तो इसमें क्या होता है, इसमें तो बिल्कुल आसान है कि व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल, तब हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड विच हाईएस्ट, सबसे बड़ी रकम या हायर अमाउंट एज अंडर इट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 3 पॉइंट हैं बच्चों, एक्चुअल रेंट जो किराएदार से मकान मालिक ने प्राप्त किया है, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन नगर पालिका ने जो मकान की वैल्यूएशन करी है, और तीसरा फेयर रेंट। इन तीनों किराए में जो सबसे बड़ा किराया होगा उसको हम ग्रॉस एनुअल में मानेंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग उसी से होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण से गणित की फिगर के संग समझते हैं। तो क्या रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल रेंट रिसीव, मान लीजिए मकान मालिक ने 2 लाख रुपए प्राप्त करे हैं बच्चों, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन नगर पालिका ने उस मकान की वैल्यूएशन करी है कितनी, 2,50,000 या 2.5 लाख रुपए, और फेयर रेंट जो है बच्चों वो आपका 1,80,000। अब आपका तीनों किराए उपलब्ध हैं, तो तीनों किराए में एक एक साल के होते हैं बच्चों, वैल्यूएशन माने 1 साल के। तो तीनों किराए में जो किराया सबसे बड़ा होगा उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो सबसे बड़ा किराया कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा किराया है आपका 2.5 लाख रुपए, जो कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। तो हम बेटे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझिए बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी रूल्स लिखा रहा हूँ तो इसलिए समझा रहे हैं। तो वन टच में हम लोग उंगलियों में निकाल लेते हैं कि कौन हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, इसलिए रूल्स लिखाए जाते हैं।
तो कह रखा है हैंस ग्रॉस एनुअल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में GAV ₹2,50,000 बिकॉज हायर अमाउंट विल बी ग्रॉस एनुअल। जो रकम सबसे बड़ी होती है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है बच्चों। और एज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, जो कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन के रूप में, ठीक है, तीनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, हमें ये नहीं देखना। देखो हकीकत में किराएदार ने कितना कमाया है, 2 लाख रुपए, फिर भी भारत सरकार टैक्स कितने पे लेगी, 2.5 लाख पे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं कि आपके किराया जो सच बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि जैसी तीनों किराए रखेंगे जो बड़ा होगा सो लेंगे। बच्चों मेरा नाम डॉक्टर ललित यादव है, मेरे चैनल का नाम भी यही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें और अपने मित्रों को बताएं और कि टैक्सेशन चल रही है, बड़ी बड़ी क्लास IAS CA CWA BCom MCom, तो आप लोग इसको पूरा कोर्स को सीखेंगे और आगे मैं रूल्स लिखा हूँ, इससे पहले आप इनको वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। चलिए आगे के रूल्स, बेटा वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो आगे के रूल्स हम वीडियो अगली बनाएंगे, तभी आपके समझ पाएंगे। एक वीडियो बड़ी होती जा रही है काफ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।